आपको पता ही है, ये हमारी यूपीएसआई के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ये हमारी 6th वीडियो है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा साधारण स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसका सेक्शन है 6 to 52A तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पुरुष परिभाषित है, यानी पुरुष की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है। आईपीसी का सेक्शन 13, 9, 11 एंड 10। इसका करेक्ट आंसर है डी। पुरुष की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 10 में दी हुई है। ये देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निम्नलिखित सही सम्मिलित है। इसका मतलब सेक्शन 9 वचन, यानी वचन का मीन्स प्रोमिस वाला वचन नहीं, ये वचन वह वचन है जिसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं, ये वह वाला वचन है, यानी नंबर्स। सेक्शन 10 पुरुष स्त्री, पुरुष और स्त्री इसमें दिया गया है। और सेक्शन 11 व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। और सेक्शन 13 क्वीन की परिभाषा यानी निर्सित, इसकी परिभाषा दी गई है। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन द इंडियन पिनल कोड द वर्ड्स वुमेन डिनोट्स। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री होता क्या है, मतलब स्त्री किसे कहा जाता है। अ मेजर वुमेन यानी वयस्क स्त्री यानी एडल्ट, एंड अनमैरिड वुमेन यानी अविवाहित स्त्री यानी शादी बगैर शादीशुदा जो शादीशुदा नहीं है। अ वुमेन ऑफ एनी एज किसी भी आयु की स्त्री। अ मैरिड वुमेन विवाहित स्त्री। इसका मतलब जो स्त्री किसको कहा जाएगा, एक महिला किसको कहा जाएगा, किसी भी आयु की स्त्री हो, चाहे वो छोटी हो यानी कम उम्र की हो या ज़्यादा उम्र की, उससे कोई मतलब नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी के घोतक है यानी डिनोट करता है, जबकि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है यानी डिनोट करता है। करेक्ट आंसर इज सी, अ वुमेन ऑफ एनी स्टेज, किसी भी आयु की स्त्री। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड इन आईपीसी अंडर, यानी इंडियन पिनल कोड के अंडर किसमें डिफाइन किया गया, सेक्शन क्या है। न्यायालय शब्द को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 20, यानी करेक्ट आंसर इज डी। प्रसंगत धाराओं के सुसंगत प्रावधान का निम्न प्रकार से है। इसमें बताया गया है कि किसके लिए कौन सा सेक्शन दिया गया है। सेक्शन 17 सरकार की परिभाषा यानी गवर्नमेंट की डेफिनेशन किस में दी गई है, सेक्शन 17। कृपया करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कहीं भी आपको याद करने की जरूरत पड़े या आपको कहीं याद ना हो, आप एक बार ओवरव्यू ले सकें। सेक्शन 18 भारत शब्द की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 19 न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है। सेक्शन 20 न्यायालय की परिभाषा दी गई है। हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट, हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। इनमें से कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। राज्य का मुख्यमंत्री, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, सर्वायर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, एम्प्लॉय ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होता यानी लोक सेवक नहीं होता। लोक सेवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में परिभाषित किया गया। लोक सेवक की डेफिनेशन सेक्शन 21 में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 यानी लोक सेवक के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक है। इनमें से बताना कौन लोक सेवक है। संसद का सदस्य, राज्य विधायिका का सदस्य, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। इस करेक्ट आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। एम करुणानिधि बना भारत संघ 1977 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक हैं, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लोक सेवक कहा गया है। जबकि SR नायक बनाम AR तुल्य 1984 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि संसद तथा विधायक भारतीय दंड संहिता 1921 के अर्थों में लोक सेवक नहीं है, यानी सांसद तथा विधायक ये लोक सेवक नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। ये भी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। लिक्विडेटर, अ सिविल जज एंड मेंबर ऑफ द पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर है डी, सहकारी समिति का सचिव। यह लोक सेवक नहीं होता। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक के रूप में पदविहित कार्यकर्ताओं को दर्शाया गया है जिनमें सहकारी समिति के सचिव सम्मिलित नहीं हैं। करेक्ट आंसर इज डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 2 में कौन सी मूवेबल यानी चल संपत्ति नहीं है। सॉयल ये चल संपत्ति है, चेक भी चल संपत्ति है,
फिश इन अ टैंक, ये भी चल संपत्ति, लेकिन ट्री ये चल संपत्ति नहीं, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है, यानी जंगम संपत्ति की परिभाषा 22 के में दी गई है। धारा 22 के अनुसार जंगम संपत्ति शब्दों से आशित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें जो भूभद्र हों या भूभद्र किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, जैसे कि पेड़, इसके अंतर्गत नहीं आती। अर्थात पेड़ भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, इसलिए चल संपत्ति नहीं है। पेड़ को भूमि से अलग करने पर चल संपत्ति हो जाएगी, यानी उसको जब उखाड़ देंगे हम या काट देंगे। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, गलत तरीके से फायदा, गलत तरीके से नुकसान, हैव बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। भारतीय दंड संहिता में सदोष अभिलाभ एवं संदोष हानि को परिभाषित किया गया है। इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, किसमें दिया गया, सेक्शन 23 में इसकी डेफिनेशन दी गई। भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि, इसको कहते हैं रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 22 जंगम संपत्ति, सेक्शन 24 बेईमानी से, सेक्शन 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंट इंटेंशन मस्ट बी। आपराधिक दुर्विनियोग मामले में पश्चातवर्ती आशय होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डिसऑनेस्ट, यानी डिसऑनेस्ट मीन्स होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट। आपराधिक दुर्विनियोग को भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपर्वित सकेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अतः स्पष्ट है कि आपराधिक दुर्विनियोग के मामले में पश्चातवर्ती आशय से बेईमानी पूर्ण होना चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल सिक्योरिटी, कौन सी मूवेबल सिक्योरिटी नहीं है जो एक सिक्योरिटी के तौर पे यूज होती है। अ रेंट नोट, ये सिक्योरिटी के तौर पे यूज होता है। अ प्रोमिसरी नोट, ये भी होता है। अ डीड ऑफ डिवोर्स, ये भी सिक्योरिटी के तौर पर हमारा यूज होता है, तलाक का विलेख पत्र। लेकिन अ पोस्टल रिसीव फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल, भी किसी बीमाकृत पार्सल की डाक रसीद, ये कहीं नहीं होती, ये मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है जिसकी एक खुद की वैल्यू हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित करती है, यानी वैल्यूएबल प्रतिभूति, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। शब्द मूल्यवान प्रतिभूति केवल मौलिक दस्तावेजों यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए प्रयुक्त होता है, उनकी प्रतिलिपियों के लिए नहीं, यानी प्रतिलिपियों के लिए नहीं है। मूल्यवान प्रतिभूति है तलाक का विक्रय विलेख, व्यय के अंतर्गत किसी नाबालिग द्वारा निष्पादित प्रीमिसरी नोट, वचन पत्र यानी किराया पत्र, बीमा पॉलिसी इत्यादि। मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, कौन सी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, किसी बीमाकृत पार्सल के लिए डाक रसीद, न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की प्रतिलिपि, चेक द्वारा भुगतान किया गया कोई बिल, एक पट्टे की प्रतिलिपि इत्यादि। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 डिफाइंड द वर्ड्स एक्ट। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्न किस धारा में कार्य यानी एक्ट को शब्द को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 32, सेक्शन 33, 23 एंड 24। इसका करेक्ट आंसर है बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 33 में कार्य यानी एक्ट और लोप यानी ओमिशन शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कार्य शब्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। यानी 32 में यानी सेक्शन 32 में कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप यानी ओमिशन आते हैं। सेक्शन 23 में सदोष अभिलाभ यानी रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल हानि यानी लॉस और सदोष हानि के बारे में प्रावधान है। सेक्शन 24 में बेईमानी को बताया गया। आप ये नोट कर लें कि सेक्शन 24 में किसको बताया गया, बेईमानी को बताया गया। विच ऑन दी फॉलोइंग यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा
सी बोथ सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 में प्रतिनिधि का आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। धारा 34 सामान्य आशय से जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य से। ये आप नोट कर लें, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि सामान्य आशय क्या होता है, सामान्य उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, और सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन। चलते हैं ना क्वेश्चन की ओर। अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड ये क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के लिए क्या बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर है बी, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। मतलब शारीरिक उपस्थिति सहभागिता के लिए आवश्यक है परंतु सभी प्रकरणों में नहीं। इसका मतलब कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर पर्सन किसी अपराध को करने में जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये वाली सेक्शन 34 लगाया जाता है। इसका मतलब हो सकता है 5 लोग इन्वॉल्व हों उसमें या 4 लोग इन्वॉल्व हो, 3 एट ए टाइम उस जगह खड़े हों और बाकी एक कहीं और से ऑपरेट कर रहा हो, तो उसके लिए कहा गया फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी डेफिनेशन देख लें यानी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यह धारा साक्ष्य का एक नियम मात्र है, यानी नियम बताता कि एविडेंस का नियम है, तथा किसी सारभूत अपराध का सृजन नहीं करता। धारा 34 लागू होने के लिए आवश्यक तथ्य, यानी अगर कैसे लागू मानेंगे हम कि धारा 34 लागू 34 यानी कॉमन इंटेंशन लागू हुआ है। एक आपराधिक कृत्य होना चाहिए यानी क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, आपराधिक कृत्य के एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जानी चाहिए यानी 2 और मोर पर्सन। आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर में होना चाहिए यानी सभी की कॉमन इंटेंशन सेम थी। आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों का सम्मिलित होना चाहिए यानी सभी व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने चाहिए यानी 2 और मोर पर्सन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में ये देखिए इसमें केसेस बता रखा है। धारा 34 के दायित्व के लिए अपराध सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति में होना चाहिए परंतु सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है, यानी सभी को कंपलसरी नहीं है उस जगह मौजूद होना। इब्राहिम बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1998 सुप्रीम कोर्ट। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के मामले में निर्धारित किया गया कि वे लोग भी अपराध में सहयोग करते हैं जो केवल बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं, यानी किसी घर में डकैती हुई या कोई भी चीज़ हुई यानी क्राइम हो रहा है किसी घर में, 2 बंदे अंदर और एक बाहर इंतजार कर रहा है यानी देख रहा है वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके हिसाब से। अब देखिए एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। दोनों लोग जेड की हत्या करने गए। एक्स हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता। वाई जेड को मार डालता है। इसमें क्या होगा, इस केस में दोनों लायबल होंगे। जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी होंगे क्योंकि कॉमन इंटेंशन का मतलब यह है चाहे एक ने काम करा हो चाहे तीनों ने या चारों ने काम करा हो, ऐसा उसको यानी ऐसा दर्शाया गया है और ऐसा ही उसमें प्रतीत होता है कि उन्होंने सबने अलग अलग क्राइम किया यानी अलग अलग मर्डर किया है, यानी सबको बराबर सजा मिलेगी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अनुसार जेड की हत्या एक्स और वाई दोनों के सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है, अतः वाई एक्स और वाई दोनों दोषी होंगे। क्योंकि सपोज दैट अगर 4 लोग हैं, किसी ने उसके सर में ईंट मारी, किसी ने पत्थर मारा, ये तो नहीं कहेगा सर इसने ज़्यादा मारी इसने कम मारी, इसलिए सबको बराबर इक्वल सजा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय शब्द को परिभाषित करती है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसका आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कौन सा मेन एलिमेंट नहीं है। किसी के द्वारा आपराधिक कार्य का किया होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा सही है। कथित कार्य कई व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए, ये भी सही है। कार्य की योजना एवं उसे कार्यान्वित करने का आशय सभी का समान होना चाहिए, ये तीनों सही है। और ये नहीं है इसका एलिमेंट फोर्थ, सभी को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए, ये इसका गलत आंसर है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन हो, यानी होगा मानो वह कार्य अकेले अकेले ही किया गया हो। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया, कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर पर्सन जब भी कोई भी क्राइम करते हैं ऐसा लगता है सबने अलग अलग वो काम किया है, यानी बराबर दोषी होंगे। इस प्रकार सभी को समान लाभ प्राप्त होना चाहिए। धारा 34 आवश्यक तत्व नहीं, यानी कॉमन इंटेंशन का ये मुख्य एलिमेंट नहीं है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अ केसेस रिलेटिंग टू सेक्शन 34 इंडियन पेनल कोड। ये बताना है हमें कि सेक्शन 34 से रिलेटेड हमारा कौन सा क्वेश्चन है। KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, निहारेंजू दत्ता वर्सेस किंग एम्परर, ये वीरेंद्र कुमार घोष
बनाम किंग एम्परर। करेक्ट आंसर सी, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर 1925 पीसी का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है। इस वाद में लॉर्ड समनर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अन्य लोगों की तरह अपराध में भी ये कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं, ये भी अपराधी माने जाते हैं। के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 सुप्रीम कोर्ट गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इनमें से बताना है कौन सा असेंशियल एलिमेंट नहीं है। कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, ठीक है। आपराधिक कृत्य सामान्य आवश्यक के अग्रसर में किया जाना, बिल्कुल सही। आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना, बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी ये नहीं होता, इसका मुख्य एलिमेंट नहीं है। सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में किया जाना कृत्य नहीं, सामान्य उद्देश्य के नहीं, समान आशय के अग्रसर में किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को परिभाषित करती है। धारा 34 में प्रयुक्त वाक्य सभी के सामान्य आशय के अग्रसर में आर बनाम क्रूर के बाद में 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। धारा 34 में सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दिए, इसकी अब जरूरत नहीं है। हाँ, दी फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज इन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसर में, यह हमें बताना है किसमें जोड़े गए, संशोधन अधिनियम 1870 में जोड़ दिया गया, यानी करेक्ट आंसर इज बी, एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर में करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का उपबंध करती है। धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है, यानी एविडेंस बताती है बस, और मूल अपराध सर्जित नहीं करती। गिरिजा शंकर बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2004 धारा 34 कोई भिन्न अपराध नहीं करती, बल्कि यह संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की विवेचना करती है। वीरेंद्र कुमार घोष बना एम्परर 1925 बाहर खड़े होकर अपराध कार्य में मदद करना धारा 34 के अंतर्गत दोषी माना गया जाएगा। महबूब शाह बनाम किंग एम्परर 1945 सामान्य आशय मस्तिष्कों का पूर्व मिलन की परिकल्पना करता है, यानी पहले ही आप मिल चुके हैं और पहले ही आपने उस इंटेंशन को आगे बढ़ाया है कि आपको क्राइम करना है। धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसर में संशोधित अधिनियम 1870 में जोड़ दिया गया। इन विच केस द कोड मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, यानी किस बात में न्यायालय ने सामान्य आशय एवं समान आशय के अंतर को स्पष्ट किया था। ये किया था महबूब शाह वर्सेस किंग ऑफ एम्परर के केस में बताया था। देखते हैं, महबूब शाह बनाम एम्परर 1943 पीसी के बाद में सामान्य आशय तथा सामान्य आशय के बीच अंतर बताया गया है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर 1925 पीसी के बाद में धारित किया गया कि जो व्यक्ति खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं वह भी कार्य करते हैं। कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आशय की कल्पना को मानने से इंकार कर दिया। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट सामान्य आशय घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कॉमन इंटेंशन में घटनास्थल पर भी पर्सन उपलब्ध हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 क्या है? साक्ष्य विधि का एक नियम, जैसे ऊपर पढ़ा था, इज अ रूल ऑफ एविडेंस। करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 साक्ष्य विधि का नियम है। यह धारा सामान्य आशय के आधार पर संयुक्त दायित्व से संबंधित प्रावधान करती है, जिसके अनुसार जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, यानी पर्टिकुलर बंदे ने किया हो। सेक्शन 34 पर आधारित प्रमुख वाद वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर 1925 पीसी तथा महबूब साहब बनाम वर्सेस किंग एम्परर 1943 पीसी है। कॉमन इंटेंशन मीन सामान्य आशय का अर्थ क्या है? सभी द्वारा
आशय में भागीदारी। करेक्ट आंसर सी, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन। सामान्य आशय का अर्थ है सभी द्वारा आशय में भागीदारी। सामान्य आशय का अर्थ निम्नलिखित है। ये इसे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में करा दिया, इसकी जरूरत नहीं है। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व के अधीन ये बताना है केवल उस भाग के लिए जो प्रत्येक ने किया, नहीं कार्य के लिए, उस प्रेरण के लिए नहीं, मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले के लिए। करेक्ट आंसर इज डी। ये माना जाता है प्रश्नगत समस्या 34 पर आधारित। मतलब ये बताया गया है कि अगर टू और मोर पर्सन कॉमन इंटेंशन के, मतलब टू और मोर पर्सन जब होता है तो कॉमन इंटेंशन लागू होती है। उसमें अगर किसी ने भी, सपोज करो 3 लोग गए और मर्डर कर दिया, 2 ने मर्डर कर दिया या तीसरे ने उसको मारा, तो तीनों ही उसमें इन्वॉल्व होंगे, तीनों ने, ऐसा माना जाएगा तीनों ने अलग अलग उसकी मृत्यु करी है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ है? हमें बताना, अर्थ नहीं है, हमें बताना है। समूह को गठित करने वाले सही व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श। करेक्ट ये है। परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य की इच्छा करनी, ये भी है। जो अपराध कारित किया गया है उसे घटित करने हेतु आवश्यक दुराशय, जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसी कारित करने हेतु दुराशय। ये इसका आंसर है बी। परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना आपराधिक कृत्य करने की चाहिए, इसका एलिमेंट नहीं है। यह बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय को बहुत से अर्थ प्रदान किए गए हैं। इनमें पूर्व निर्धारित योजना अंतर्निहित है। विचारों का पूर्व मिलन, सभी व्यक्तियों जो एक गुट को निर्मित करते हैं के बीच पूर्व विचार विमर्श महबूब शाह बनाम एम्परर के केस में दिया गया। परिणाम की कल्पना किए बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा, इब्राहिम अगदा बनाम एम्परर 1944। न्यायाधीश लॉर्ड का मत। घटित अपराध को निर्मित करने हेतु आवश्यक दुराशय, इब्राहिम अंगदा बनाम एम्परर 1944। न्यायाधीश दास का मत। इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य कारित करने के आशय से भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वह अपराध जो घटित हुआ है खेल यह सैदू खान बनाम राज्य 1991। कुछ लोगों के अनुसार सामान्य आशय को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सकें। अतः इसका वास्तविक अर्थ हर प्रकार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी थी। ये केस किस केस में है? इब्राहिम अकंदा बनाम एम्परर 1944। न्यायाधीश खुंदकार का मत। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें बताना है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, स्टेट वर्सन नालिनी, वीरेंद्र कुमार घोष, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुखदेव सिंह। ये हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, इसका ये है, इसका फर्स्ट का है 2, यानी फर्स्ट का 2 का मतलब है ये जो तुकाराम का केसेस है ये मथुरा रेप केस से रिलेटेड है। और स्टेट वर्सेस नालिनी ये रिलेटेड है हमारा राजीव गांधी मर्डर केस। एंड थर्ड वन इज वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, ये हमारा रिलेटेड है पोस्ट मास्टर हत्या मामला। और लास्ट वन इज महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह। इसका आंसर है जनरल AS बेद मामला। ये हमारे जितने भी केसेस हैं, केस स्टडी हैं, ये हमें याद रखना है कौन सा किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी हमें बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो अब ये देखिए, यानी ये जो है KR सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, ये है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेकंड वन नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है, इससे रिलेटेड है D कॉमन ऑब्जेक्ट। और हमारा ये विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश, ये हमारा रिलेटेड है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। एंड महबूब शाह बनाम एम्परर, ये हमारा रिलेटेड है सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन। करेक्ट आंसर इज A। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सा किससे रिलेटेड है। KR सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नवाब अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कॉमन इंटेंशन। विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। महबूब शाह बनाम सम्राट सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन ऑब्जेक्ट, ये कॉमन इंटेंशन। अब ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अन्य बातों की तरह अपराध में वे सभी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहें तथा प्रतीक्षा करते रहें। यह अभिकथन किस केस में दिया गया? यह अभिकथन वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के केस में दिया गया। अन्य बातों की तरह अपराध में वे सभी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं। यह अभिकथन वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के बाद में लॉर्ड समर ने दिया। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रमुख वाद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, बिल्कुल सही। अपराध का कारित करना, ये भी ठीक है। अभियुक्ति संख्या 5, अपराध सामान्य आशय का अग्रसर, करेक्ट आंसर यानी इसके हिसाब से सी। अभियुक्ति संख्या 5 नहीं 2 होनी चाहिए, सी आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, जबकि सेक्शन यानी धारा 149 के अधीन कम से कम 5 होनी चाहिए। यानी कॉमन ऑब्जेक्ट हो तो 5 होनी चाहिए, लेकिन कॉमन इंटेंशन है इसका मतलब 2 होनी चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा बताता है 32, ये केस स्टडी है, इसको मैं आपको बता देता हूँ किससे कौन सा रिलेटेड है। केयर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन आपराधिक षड्यंत्र, नवाब अली बनाम राज्य उत्तर प्रदेश राज्य सामान्य उद्देश्य, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश व्यक्ति या सुरक्षा गदगर, महबूब शाह बनाम किंग एम्पर यानी सामान्य आशय से रिलेटेड है। तो ये जैसे पहले था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बात में लॉर्ड समरन ने कहा कि वे भी कार्य करते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं? जैसे अभी मैंने पहले बताया, ये वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर यानी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, करेक्ट आंसर इज सी। ये हमें बताना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860-34 के अंतर्गत यथाविचार संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस निर्णय पर दिया गया? वीरेंद्र कुमार घोष पांडुरंगा बनाम हैदराबाद, रैग वर्सेस क्रूज, रैग वर्सेस यानी बनाम क्रूज। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व सिद्धांत रैग बनाम क्रूज 1870 के निर्णय पर आधारित है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन और देख लें आप, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये है, ये निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य आशय पर आधारित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये हमें बताना कौन सा नहीं है। ये रैग वर्सेस गोविंदा का नहीं है, बाकी सब सामान्य आशय के रिलेटेड है। वीरेंद्र कुमार घोष, महबूब शाह एम्परर, JM देसाई बना बम्बई राज्य, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? यानी स्वेच्छा, खुद की इच्छा, सेक्शन 39। भारतीय दंड संहिता की धारा 39 में स्वेच्छा को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 38 में आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 37 में किसी अपराध को गठित करने वाले कार्यों में से किसी एक को करके संयोग करना तथा 36 असद कार्य द्वारा और सशक्त लोभ द्वारा कारित परिणाम का प्रावधान करती है। ये हमारे मोर देन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हमारी 6th वीडियो थी, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही MCQs पर आएगी। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें